हेलो भाई, नमस्कार सबको। गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे अपन राजस्थान सेवा नियम, पूरे कंप्लीट मैराथन क्लास। राजस्थान सेवा नियम की अध्याय फर्स्ट। अध्याय एक, इसमें नियम 1 से 6 तक है। 1 से 6 नियम नंबर 1 में है राजस्थान सेवा नियम कब प्रसारित हुए थे और कब इनकी अधिसूचना जारी की गई थी, इनका उल्लेख किसमें है, इसके बारे में, जो राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं इनके बारे में। नियम नंबर 1, वैसे तो इसका नाम ही परिचय है। ये देखो, इनकी अधिसूचना जारी की गई थी 23 मार्च 1951। लागू हुए थे 1 अप्रैल 1951 को। इनका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 309 में, आर्टिकल 309 में इनका उल्लेख है, जो राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं। यह है नियम नंबर 1। नियम नंबर 2, राजस्थान सेवा नियम किस कर्मचारियों पर लागू होते हैं और किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। RSR किन कर्मचारियों पर राजस्थान सेवा नियम केवल उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होते हैं जो राजस्थान सेवा में आते हैं, जो राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत होते हैं। उन सभी कर्मचारियों में राजस्थान सेवा नियम लागू होते हैं, ऐसा नियम नंबर 2 में है। नियम नंबर 3 में है अधिकारों का हस्तांतरण। हस्तांतरण नहीं किया जाएगा। अधिकारों का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा वित्त विभाग की सहमति के बिना। वित्त विभाग वित्त विभाग की सहमति के बिना अधिकारों का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, ऐसा नियम नंबर 3 में है। नियम नंबर 4,
आर में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान सरकार के पास होता है। नियम नंबर 4 में राजस्थान सेवा नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान सरकार के अंदर होता है। और नियम नंबर 4 के 4A और 4B, 4A में है सरकार चाहे तो कर्मचारी के वेतन भत्ते, पेंशन आदि में परिवर्तन कर सकती है। नियम नंबर 4B में है पुनः अवलोकन को 90 दिनों में परिवर्तन। यह है नियम नंबर 4। नियम नंबर 5 में है अधिकार एवं शक्तियों का पद्धतिकरण। अधिकार एवं शक्तियों का पद्धतिकरण नियम नंबर 5 और नियम नंबर 6 में है RSR के समस्त नियम राज्यपाल में निहित होते हैं तथा इनमें व्याख्या करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। ये है नियम नंबर 6 और अध्याय 1 कंप्लीट। अध्याय 2। अध्याय नंबर 2 में है परिभाषा और इसमें एक ही नियम है, केवल नियम नंबर 7। नियम नंबर 7,
इसमें एक ही नियम है, नियम नंबर 7, पर 7 में अपन पढ़ेंगे 7 में 1 से 7:40 तक। अब देखो 7 पूरा चार्ट बनाता हूँ एक। नियम नंबर 7, 7:1 7:1 में है आयु, आयु 7:2 में है शिक्षार्थी, आयु की परिभाषा 1 में, 2 में है शिक्षार्थी की परिभाषा, 3 में है संविधान। संविधान और 7:4 में है संवर्ग। और 7:4 में है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। देखिए 7:1 में है आयु, 7:2 में है शिक्षार्थी, 7:3 में है संविधान, 7:4 में है संवर्ग, 7:4 में है चतुर्श्रेणी कर्मचारी, और 7:5 क्षतिपूरक। 7:6 में है सक्षम प्राधिकारी, 7:7 में है संचित निधि, 7:7 में है रूपांतरित अवकाश, 7:8 में है कर्तव्य, 7:9 में है शुल्क, 7:10 में है वैदेशिक सेवा, 10 में है और 10 में है, 10 में है राजपत्रित अधिकारी, 10 में है अर्धवेतन अवकाश, तो ये देखो 7 में है आयु, 7:2 में है शिक्षार्थी, 7:3 में है संविधान, 7:4 में है संवर्ग, 7:4 में है चतुर्श्रेणी कर्मचारी, 7:5 में है क्षतिपूरक, 7:6 में है सक्षम प्राधिकारी, 7:7 में है संचित निधि, 7:7 में है रूपांतरित अवकाश,
8 में है कर्तव्य, 7-9 में है शुल्क, 7-10 में है वैदेशिक सेवा, 7-10 ए में है राजपत्रित अधिकारी, 7-10 बी में है अर्धवेतन अवकाश। अब सात 11 में है विभागाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष। 7-12 में है सार्वजनिक अवकाश। 7-13 में है मानदेय। 7-14 में है पदभार ग्रहण काल। 7-15 में है अवकाश। 7-16 में है अवकाश वेतन। 7-17 में है पदाधिकारी। 7-18 में है स्थानीय निधि। 7-19 में है मंत्रालयी कर्मचारी। और 7-20 में है माह, मतलब मंथ। ये है 7-11 में है विभागाध्यक्ष, 7-12 में है सार्वजनिक अवकाश, 7-13 में है मानदेय, 7-14 में है पदभार ग्रहण काल, 7-15 में है अवकाश, 7-16 में है अवकाश वेतन, 7-17 में है पदाधिकारी, 7-18 में है स्थानीय निधि, 7-19 में है मंत्रालय कर्मचारी और 7-20 में है माह, मंथ। सात 21 को डिलीट कर दिया गया। 1 जनवरी 1965 से। 7-22 में है सरकारी नियोजन के स्थानीय कर्मचारी। 7-23 में है स्थानापन्न। और 7-24 में है वेतन। 7-25 में है पेंशन।
7:26 में है स्थायी पद। स्थायी पद 7:27 में है व्यक्तिगत वेतन। 7:27 में है व्यक्तिगत वेतन। 7:28 में है उपार्जित अवकाश। और 7:29 में है पद का परिकल्पित वेतन। पद का परिकल्पित वेतन। और 7:30 में है परिवीक्षाधीन। परिवीक्षाधीन। और 30A में है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। तो देखिए 7:21 को डिलीट कर दिया गया 1 जनवरी 1965 से। 7:22 में है सरकारी नियोजन के स्थानीय कर्मचारी। 7:23 में है स्थानापन्न। 7:24 में है वेतन। 7:25 में है पेंशन। 7:26 में है स्थायी पद। 7:27 में है व्यक्तिगत वेतन। 7:28 में है उपार्जित अवकाश। 7:29 में है पद का परिकल्पित वेतन। 7:30 में है परिवीक्षाधीन। और 7:30A में है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। अब है 7:31। सात 31, 32, 33। तो 7:31 में है विशेष वेतन। विशेष वेतन। 7:32 में है उच्च सेवा। उच्च सेवा। उच्च सेवा का मतलब है चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को छोड़ करके सारी सेवाएं उच्च सेवा में आती है। 7:33 में है निर्वाह अनुदान। निर्वाह अनुदान तब दिया जाता है जब किसी भी कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में उससे निर्वाह अनुदान दिया जाता है। 7:34 और 7:34A दोनों को देखो। 7:34 में है मूल वेतन। मूल वेतन। और 7:34A में है स्थायी नियुक्ति। स्थायी नियुक्ति। जबकि स्थायी पद 7:26 में और 7:34A में है स्थायी नियुक्ति। अब है 7:35। अस्थायी पद। अस्थायी स्थायी पद। और 7:36 में है शावधि। 7:37 में है समय वेतनमान।
समय वेतनमान 7:38, 7:39 और 7:40। 7:38 में स्थानांतरण, 7:39 में विश्रामकालीन विभाग। विश्रामकालीन विभाग का मतलब है शिक्षा विभाग और न्यायालय, इनमें विश्रामकालीन अवकाश दिए जाते हैं। 7:40 में है पेंशन आयोग सेवाएं, पेंशन आयोग सेवाएं नहीं, आयोग, पेंशन आयोग विभाग, पेंशन आयोग विभाग। देखिए 7:31 में है विशेष वेतन, 7:32 में है उच्च सेवा, 7:33 में है निर्वाह अनुदान, 7:34 में है मूल वेतन, 7:34 ए में है स्थायी नियुक्ति, 7:35 में अस्थायी पद, 7:36 में सावधि, 7:37 में समय वेतनमान, 7:38 में स्थानांतरण, 7:39 में विश्रामकालीन विभाग और 7:40 में पेंशन आयोग विभाग। ये है अध्याय नंबर 2। अब एक बार अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 इसको वैसे एक बार रिवीजन देखते हैं क्या है, कैसा है, मतलब याद हुआ या नहीं हुआ। RSR का अध्याय नंबर 1 में है 1 से नियम नंबर 6 तक, और जिसका परिचय इंट्रोडक्शन देना अध्याय नंबर 1 में। अध्याय नंबर 1 के नियम नंबर 1 में है ये राज्यपाल के RSR राज्यपाल के कार्यकारी आदेश होते हैं। इसके बाद में इनकी अधिसूचना 23 मार्च 1951 को जारी की गई थी और लागू 1 अप्रैल 1951 को हुए थे, जो संविधान के आर्टिकल 309 में है। इसके बाद में नियम नंबर 2 में है राजस्थान सेवा नियम किन कर्मचारियों पर लागू होते हैं और किन कर्मचारियों पर लागू नहीं होते। नियम नंबर 3 में है अधिकारों का हस्तांतरण। अधिकारों का हस्तांतरण वित्त विभाग की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा, नियम नंबर 3 में। नियम नंबर 4 में है नियमों में परिवर्तन। नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार के पास में होता है। नियम नंबर 4A और 4B। तो 4A में है वेतन भत्ते और पेंशन, इनमें परिवर्तन करने का अधिकार सरकार के पास में होता है, जबकि नियम नंबर 4B में है पुनः अवलोकन के नियम, जो 90 दिन के अंदर करना होता है। नियम नंबर 5 में है अधिकार और शक्तियों का प्रगटीकरण। नियम नंबर 6 में है राजस्थान सेवा नियम की समस्त शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है तथा इनमें व्याख्या करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास में होता है। नियम नंबर अध्याय नंबर 1 कंप्लीट। अध्याय नंबर 2 में है परिभाषाएं और नियम नंबर 7। इसमें 7:1 से लेकर के 7:40 तक है। 7:1 में है आयु, जो 7:1 में है आयु, 7:2 में है शिक्षार्थी, 7:3 में है संविधान, 7:4 में है संवर्ग, 7:4A में है चतुर्श्रेणी कर्मचारी, 7:5 में है क्षतिपूरक भत्ते और 7:6 में है सक्षम प्राधिकारी, 7:7 में है संविधान ने संचित निधि, 7:8 में है कर्तव्य, 7:9 में है शुल्क, 7:10 में है वैदेशिक सेवा, 10A में है राजपत्रित अधिकारी और 10B में है अर्धवेतन अवकाश, 7:11 में है विभागाध्यक्ष, 7:12 में है सार्वजनिक अवकाश, 7:13 में है मानदेय, 7:14 में है पदभार ग्रहण काल और 7:15 में है अवकाश,
7/16 में है अवकाश वेतन, 7/17 में है पदाधिकारी, 7/18 में है स्थानीय निधि, 7/19 में है मंत्रालय कर्मचारी, 7/20 में है मंथ, 7/21 को डिलीट कर दिया 1 जनवरी 1965 से, 7/22 में है स्थानीय नियोजन के सरकारी कर्मचारी और 7/23 में है स्थानापन्न, 7/24 में है वेतन, 7/25 में है पेंशन, 7/26 में है स्थायी पद और 7/27 में है व्यक्तिगत वेतन, 7/28 में उपार्जित अवकाश, 7/29 में है पद का परिकल्पित वेतन और 7/30 में है परिवीक्षाधीन, 7/30A में है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, 7/31 में है विशेष वेतन, 7/32 में है उच्च सेवा, 7/33 में है निर्वाह अनुदान, 7/34 में है मूल वेतन, 7/34A में है स्थायी नियुक्ति, 7/35 में है अस्थायी पद, 7/36 में है सावधि, 7/37 में है समय वेतनमान और 7/38 में स्थानांतरण, 7/39 में है विश्रामकालीन विभाग और 7/40 में है पेंशन आयोग। अध्याय नंबर 3, इसका टाइटल है सेवा की सामान्य शर्तें। सेवा की सामान्य शर्तें, इसमें है नियम 8 से 23। अब नियम नंबर 8, सबसे पहले नियम नंबर 8 और 8 में है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी नियम नंबर 8 में है, जो अध्याय नंबर 3 8 से 23 सेवा की सामान्य शर्तें और नियम नंबर 8 में परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी का मतलब है जो सामान्य कर्मचारी होते हैं ना, उनको 2 वर्ष का सामान्य कर्मचारियों को 2 वर्ष का जो प्रोविजनल टाइम होता है वो, जबकि चिकित्सा कर्मचारी होते हैं ना, चिकित्सा कर्मचारियों को 1 वर्ष और सामान्य कर्मचारियों को 2 वर्ष का परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी मतलब प्रोविजनल टाइम होता है वो। और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कर्तव्य के रूप में माना जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कर्तव्य के रूप में माना जाता है, जो सामान्य कर्मचारियों के लिए 2 वर्ष का होता है, जबकि चिकित्सालय कर्मचारी होते हैं उनको 1 वर्ष का होता है। और परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की अधिसूचना जारी कब की गई थी और लागू कब हुए थे? इनकी अधिसूचना जारी की गई थी 13 मार्च 2006। 13 मार्च 2006 को, जबकि लागू 20 जनवरी 2006। मतलब लागू पहले ही हो गए थे 20 जनवरी 2006 को, जबकि लागू अधिसूचना इनकी बाद में आई थी 13 मार्च 2006 को। ये है
परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी नियम नंबर 8, और नियम नंबर 8 ए में है 8 में है प्रथम नियुक्ति के समय आयु। एक बार मैं मिटा देता हूं इसको। प्रथम नियुक्ति के समय आयु। प्रथम नियुक्ति के समय आयु एक तो होती है अधिकतम और एक होती है न्यूनतम। अधिकतम आयु 35 वर्ष, जबकि न्यूनतम आयु 16 वर्ष। न्यूनतम आयु 16 वर्ष, अधिकतम आयु 35 वर्ष। अगर किसी पद के लिए प्रतिभूति की आवश्यकता होती है प्रतिभूति की आवश्यकता होती है तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष। न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में महिला कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु 42 वर्ष, जबकि जो SC ST के कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष की छूट 5 वर्ष की छूट दी जाती है। इसके बाद में जो देवस्थान विभाग के कर्मचारी होते हैं उनके लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी। देवस्थान विभाग के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष। देवस्थान विभाग के कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती है। यह है नियम नंबर 8A। और नियम नंबर 8B, में है नाम में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन। नियम नंबर 8B में है नाम में परिवर्तन। नाम में परिवर्तन का मतलब है कोई कर्मचारी नाम में परिवर्तन करना चाहता है तो उसे कम से कम 2 गवाहों की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही उसे किसी भी राजपत्र में उसे प्रकाशित करवाया जाएगा नाम में परिवर्तन के लिए। नियम नंबर 9,
नवीन नियुक्ति के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाना जरूरी है। नवीन नियुक्ति के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक है। आवश्यक है। नवीन नियुक्ति के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक है, ऐसा 21 जून 1968 से। यह है नियम नंबर 9 में, यदि किसी कर्मचारी नवीन नियुक्ति पाता है तो उसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य होता है। 21 जून 1968 से। नियम नंबर 10, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप, यह है नियम नंबर 10 में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। नियम नंबर 11 में है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारीकर्ता और हस्ताक्षर। नियम नंबर 9 में है नवीन नियुक्ति के समय स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आवश्यक है, 21 जून 1968 से। जबकि नियम नंबर 10 में है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप। नियम नंबर 7, 11 में है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारीकर्ता और उस पर हस्ताक्षर। अगर कोई महिला कर्मचारी है तो उस पर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने वाला चिकित्सक महिला चिकित्सक होना अनिवार्य है। इसके बाद में नियम नंबर 12, नियम नंबर 12 में है स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्त कर्मचारी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्त कर्मचारी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र से मुक्त कर्मचारी वो कर्मचारी होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आते हैं, जिनका पहले से ही मेडिकल हो चुका है, उनको स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में अगर कोई चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, अगर वो 6 माह से कम नियुक्ति के लिए नियुक्त किया गया है तो उसके लिए भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई कर्मचारी को 3 महीने से कम के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई कर्मचारी रिटायर होते ही तुरंत उसे कुछ ही दिनों में नियुक्ति दोबारा से दे दी जाती है तो उसके लिए भी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। नियम नंबर 13, सेवा की मूलभूत शर्तें।
नियम नंबर 13 है सेवा की मूलभूत शर्तें। मतलब कोई भी कर्मचारी है उसे कभी भी किसी भी परिस्थिति में सेवा में बुलाया जा सकता है। नियम नंबर 14 में है पदाधिकारी के मूलभूत सिद्धांत। मूलभूत सिद्धांत इसमें 14A 14B और 14C तीनों को देखना है। इसमें है 14A में है एक कर्मचारी को एक समय में दो या दो से अधिक स्थायी पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक कर्मचारी को दो या दो से अधिक पदों पर नियुक्त स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। एक कर्मचारी को दो या दो से अधिक पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14A में है। 14B में है एक कर्मचारी को एक समय में एक स्थायी पद के साथ एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। मतलब 14B में है एक कर्मचारी को एक समय में एक स्थायी पद के साथ में एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। 14C में है एक कर्मचारी को उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिस पद पर पहले से ही किसी कर्मचारी को स्थायी रूप से नियुक्त किया गया है। एक कर्मचारी को उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिस पद पर पहले से ही किसी अन्य कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। नियम नंबर 14 में है पदाधिकारी के मूलभूत सिद्धांत। 14A में है एक कर्मचारी को दो या दो से अधिक पदों पर स्थायी रूप से नियुक्त नहीं किया जा सकता। 14B में है एक कर्मचारी को एक समय में एक स्थायी पद के साथ में एक अस्थायी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। 14C में है एक कर्मचारी को
उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिस पद पर पहले से ही किसी अन्य कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। नियम नंबर 15। नियम नंबर 15 में है पदाधिकार। नियम नंबर 16, नियम नंबर 17 और नियम नंबर 18। नियम नंबर 16 में है पदाधिकार कब तक बना रहेगा। कब तक बना रहेगा। नियम नंबर 16 में है पदाधिकार का निलंबन। नियम नंबर 16 में नहीं, नियम नंबर 17 में है पदाधिकार का निलंबन। और नियम नंबर 18 में है पदाधिकार की समाप्ति। नियम नंबर 15 में है पदाधिकार, नियम नंबर 16 में है पदाधिकार कब तक बना रहेगा, और नियम नंबर 17 में है पदाधिकार का निलंबन, और नियम नंबर 18 में है पदाधिकार की समाप्ति। नियम नंबर 19 और नियम नंबर 20। राजपत्रित अधिकारी राजपत्रित अधिकारियों का स्थानांतरण इसको बोलते हैं जो विशिष्ट कर्मचारियों का स्थानांतरण, मतलब उच्च सेवा के कर्मचारियों का, उच्च सेवा के कर्मचारी, मतलब राजपत्रित अधिकारियों का जो स्थानांतरण होता है वो नियम नंबर 19 में है, और नियम नंबर 20 में है सामान्य कर्मचारियों का स्थानांतरण। जो सामान्य कर्मचारियों का स्थानांतरण। इसके बाद में नियम नंबर 21, नियम नंबर 21, इसमें भविष्य नीति के लिए जीवन बीमा देना आवश्यक है। भविष्य नीति के लिए जीवन बीमा अनिवार्य है।
अनिवार्य है। ऐसा 1 जुलाई 2021 से है। नियम नंबर 22 में है वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्तें। वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्तें। और 22A में है प्रशिक्षण काल में दिया हुआ वेतन भत्ते को वापस से जमा करवाना। प्रशिक्षण काल में दिया हुआ वेतन वापस जमा करवाना। ये है नियम नंबर 21 में है भविष्य नीति के लिए जीवन बीमा अनिवार्य है 1 जुलाई 2021 से। जबकि नियम नंबर 22 में है वेतन भत्ते प्राप्त करने की शर्तें। 22A में है प्रशिक्षण काल में दिया हुआ वेतन वापस जमा करवाना। नियम नंबर 23 में है सरकारी कर्मचारी को सरकारी नियोजन में नहीं माना जाएगा। नियम नंबर 23 में है सरकारी कर्मचारी को सरकारी नियोजन में नहीं माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी को सरकारी नियोजन में नहीं माना जाएगा। 23A में है और 23B में है। 23A में है अस्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्ति से पूर्व नोटिस देना। नियम नंबर 23 में है सरकारी कर्मचारी को सरकारी नियोजन में नहीं माना जाएगा। सरकारी कर्मचारी को सरकारी नियोजन में नहीं माना जाएगा। इसके बाद में नियम नंबर 23A में है अस्थायी कर्मचारी को सेवा समाप्ति से पूर्व नोटिस देना। अगर कोई कर्मचारी 3 वर्ष से अधिक सेवा में रहता है तो उसे 3 माह पहले नोटिस देना अनिवार्य है। अगर कोई कर्मचारी 3 वर्ष से कम सेवा देता है तो उसे 1 माह पूर्व नोटिस देना अनिवार्य होता है। नियम नंबर 23B में है अस्थायी पदों में कटौती कनिष्ठता के आधार पर की जाएगी। अस्थायी पदों में कटौती कनिष्ठता के आधार पर। नियम नंबर 23B में है अस्थायी पदों में कटौती कनिष्ठता के आधार पर की जाएगी। और ये हो गया नियम नंबर 23B कंप्लीट। अध्याय नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब अपन ने आज अध्याय नंबर 1, अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। अब अध्याय नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 और इनको 10 से लेकर के अध्याय नंबर 16 तक अपन
इन सबको कल कंप्लीट कर लेंगे। आज अध्याय नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट हो चुके हैं। सभी को नमस्कार।